मेजर नदीम, एक कमेंट्री हमने सुनवाई थी और पाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति का एक बयान भी सामने आया, डर तो है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा काफी बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ। और डर इसलिए नहीं है कि आप देखें कि अभी सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, उससे हमें एक और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल गई। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इस तरह मिल गई कि अब हम बिल्कुल इजराइल के करीब बैठे हुए हैं। वहां हमारे इंशाल्लाह बैलिस्टिक होंगे, क्रूज होंगे और न्यूक्लियर एसेट्स होंगे इंशाल्लाह, और F-16 भी और JF-17 भी होंगे। तो हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लोज उसके प्रॉक्सिमिटी में हमें एक जगह मिल गई जहां से हम क्रूज मिसाइल भी उस पर फायर कर सकते हैं। अगर उसने पाकिस्तान की तरफ देखा तो बिल्कुल सही है, हमने अपना पोस्टर तो ये पहले से ही बनाया हुआ है कि भाई अगर हम मिटे तो मिटा भी देंगे, पहले मिटा देंगे इंशाल्लाह मिटने से पहले। तो ये हमारा एक लोगो है, या कह लें कि ये हमारा मोटो है या पोस्टर है। तो हमने सबको बता दिया कि पाकिस्तान के साथ आपने कोई इस तरह की कोई करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह वी विल सॉर्ट यू अब मैं आउट। आपसे मैंने भारत को लेकर सवाल पूछा, आप इजराइल पर चले गए, सरफराज सैफी जुड़ गए हैं, फिर मैं उधर का रुख कर लेता हूं, फिर मैं बाकी सबके पास आऊंगा। सरफराज भाई, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट कुछ मेहमान भी यहां पर हैं, वो मैं सवाल पूछा कि जरदारी का डर सामने आ गया, भारत से फिर बातचीत की पेशकश, वो फिर इजराइल इजराइल इजराइल। अच्छा, अमेरिका का कोई नाम नहीं ले रहा है। मरियम शरीफ से यह पूछा गया कि क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाएंगे, आरजू भी मुस्कुराने लगी, तो वो जवाब ही नहीं दे रही हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि उन्होंने एग्रीमेंट भी किया सऊदी से कि हम तुम पर हमला तो हम पर हमला, उससे भी पीछे भाग गए। कतर ने चेतावनी दी है कि ईरान अगर नहीं रुका तो उस पर हम अटैक शुरू कर देंगे। पूरे मुस्लिम मुल्कों को सरफराज, क्या आप दुबई में रहकर महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना दुश्मन बना लिया है जो ठेकेदारी करने की बात करता था? देखिए जहां तक पाकिस्तान की बात है तो आरजू चूंकि मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, तो वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान में रह के समझा आपको बता देंगे। पाकिस्तान का रवैया कैसे रहा है हिंदुस्तान के साथ वो आपने देखा, ये हम पहले से ही देखते चले आ रहे हैं, किसी भी टाइम के देखें। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ दोस्ती रखता है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, हर मुल्क के साथ उनकी बहुत बेहतरीन दोस्ती है। आप देखिए यूएई के राष्ट्रपति के साथ उनकी कितनी अच्छी नजदीकियां, कतर कुवैत के साथ कितनी अच्छी नजदीकियां हैं, सऊदी के साथ कितनी अच्छी हैं, इजराइल के साथ या यूएस के साथ में भी। तो जितने भी मुस्लिम ममालिक है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन यहां काम करते हैं। उनकी हिफाजत का जिम्मा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि भाई उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ठीक है, चूंकि अब संकट की घड़ी है तो दुनिया के सारे देश परेशान हैं, और आप जानते हैं कि जब जंग होती है तो किसी मसले का हल नहीं होता जब तक बातचीत नहीं होती है। और ये जो आरजू जी आपको बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से हिंदुस्तान की टेंशन हुई थी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब भी बातचीत के जरिए हल हुआ। तो मुझे लगता है कि जो हमारे भारत की कूटनीति है वो नहीं, आपने ठीक बात कही। मैं डिबेट ओपन कर देता हूं 30 सेकंड और सरफराज भाई, और सवाल ये कि दुबई या फिर सऊदी में भी आपके मित्र होंगे, चूंकि उधर आपका बिजनेस भी है, क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तान को लेकर, क्या लोग सोचते हैं? देखिए मैं अमूमन देखिए गल्फ कंट्रीज के अंदर जितने भी पाकिस्तान के लोगों से आप मिलोगे तो वो हमको अपना बड़ा भाई कहते हैं, ये सच्चाई है। और आप जब बांग्लादेश के लोग यहां मिलेंगे, चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग बड़ी तादाद से बड़े जमाने से मुस्लिम मुल्कों में काम करते हैं और एक साथ रहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि आप चाहे सऊदी अरब जाएंगे, चाहे दुबई यूएई जाएंगे, मेरे पूछने का मतलब पाकिस्तान की हरकतों को लेकर सेंटिमेंट के हिसाब से। देखिए पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो जग जाहिर हैं। पाकिस्तान चूंकि जिस दहशतगर्द को बढ़ावा देता आया है वो दहशतगर्द उसी के लिए नासूर बना हुआ है, और ये तो खुद पाकिस्तान के लोग जानते हैं। चूंकि पाकिस्तान में जो जड़ें दहशतगर्द की अभी भी मौजूद हैं, वो जब तक पाकिस्तान उसको खत्म नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब यहां से मैं डिबेट ओपन करता हूं, चूंकि सरफराज ने बार बार आरजू आपका नाम लिया तो मैं आपके ही पास आ जाता हूं। एक ख्वाजा आसिफ की भी बाइट आई है, शायद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया है कि इस्लामी दुनिया पर इजराइल ने युद्ध थोपे। एक आखिरी लाइन में बस पढ़ता हूं कि अफगानिस्तान, ईरान, भारत को मिलकर पाकिस्तान विरोधी एजेंडा चल रहा, और यह है कि ईरान के जरिए मोसाद जो है वो पाकिस्तान की सीमा तक आ जाए।
देखिए, ये तो हमेशा से ही हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत जो है वो सबको अपने साथ मिलाकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, और ये चीज मेरे ख्याल है बहुत पुरानी हो गई है और अब पब्लिक इस पे यकीन भी नहीं कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ईरान में गड़बड़ चल रही है या अफगानिस्तान में हो रहा है तो जाहिर है उसका असर तो पाकिस्तान पे पड़ेगा ही, लेकिन भारत के ऊपर भी आ सकता है। आप लोग भी जाहिर है बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसलिए ये ना समझें कि सिर्फ हमारी ही मुसीबत आएगी और आप लोग जो है वो बड़े आराम से जो है ना होली मनाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि ये लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो। जहां तक ये कहने की बात है कि हम देख लेंगे, और जैसे मेजर साहब अभी कह रहे थे, तो ये वाली भड़कें तो हमारे यहाँ हमेशा से मारी जाती हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये लोग अटैक कर देंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर इतना दम होता तो शायद अभी अफगानिस्तान को हमने कंट्रोल कर लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा संभल के पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज देखनी चाहिए। ठीक है, कामिल मीर, कुछ समझ में आया? पहले सरफराज अब आरजू की बात है। मुझे ये समझ आया, और मैं कुछ आप लोगों को समझाना भी चाहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने 6 मई को इंडिया को मायूस नहीं किया था, तो बेफिक्र है जब इसराइल आएगा तो हम उसको भी मायूस नहीं करेंगे। हमें अपनी पूरी ताकत पे पूरा एतमाद है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, और पाकिस्तान को दुनिया के किसी मुल्क से कोई डर नहीं है। सिंपल सी बात है जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप ये समझना चाह रहे हैं तो। कामिल मीर, देखिए सरफराज कुछ कह रहे हैं। राकेश भाई, इनको कह दीजिए फिलहाल अफगानिस्तान को संभाल लीजिए, बलूचिस्तान को संभाल लीजिए, हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। अफगानिस्तान को तो देख लें कि हम हर रोज पाकिस्तान के फाइटर्स वहां पे जाते हैं, और वहां पे उनको जो उनके साथ हो रहा है, अफगान जो दहशतगर्द वहां पे छुपे हुए हैं, पूरी दुनिया उसको रिपोर्ट कर रही है। कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया उसको। और वहां पे जो इंडियन स्पॉन्सर जो दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया और इसराइल मिलकर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देखिए, हिंदुस्तान हमेशा से अमन पसंद देश रहा है, ये आप समझ लीजिए। हिंदुस्तान हमेशा से अमन पसंद रहा है। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की तहजीब की वजह से आज पाकिस्तान वजूद में है साहब। लेकिन इंडिया बड़ा मुल्क तो है, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अरे ऐसी बात नहीं है, उसने तस्लीम नहीं किया उसने। तभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है आपका। अरे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं दोस्त। कि हिंदुस्तान, देखिए आप ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान बड़ा भाई है, हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ते मजबूत रख के चलोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वो बहुत छोटा है। नहीं, दिल बहुत बड़ा है, तभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को गले लगाते हैं, तभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मोहलत देते हैं। नवाज शरीफ साहब को मोहलत दे दी ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। पाकिस्तान की देखें सरफराज, आप खुद इंडियंस हैं, तो आपको पता होगा कि इंडियन मीडिया कितना प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के खिलाफ। बेशक मुझे पता है कि आपकी अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया कुछ नहीं करता है। 6 मई के बाद जो कुछ हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिस तरह उन्होंने अच्छा चलिए, अब सुनिए कामिल मीर, एक तो खुदा के लिए, भगवान के लिए कम से कम इस डिबेट में परमाणु बम को बाहर रख दीजिए। इस डिबेट में भी सर आप परमाणु बम को बाहर नहीं रख पा रहे हैं। आपके हुक्मरान बोले, आपके नेता बोले, कम से कम मेजर नदीम बोले, फिर भी समझ में आता है। मैं तो भारत के पास कितनी मिसाइलें, कितने परमाणु बम, मैं तो इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन माथुर सर, ये डिबेट हो, जंग का मैदान हो, इनके नेता हो, इनके जनरल हो, इनके प्रेसिडेंट हो, सबकी जुबान पर डर है, सबकी जुबान पर परमाणु बम है। वो नेता भले आजकल चुप है जो पापा भर के परमाणु बम, 100 ग्राम 200 ग्राम के परमाणु बम की धमकी देते थे। देखिए राकेश, इस प्रकार की परमाणु बम की धमकी वही देता है जो खौफजदा होता है। जो खौफजदा नहीं होता वो कभी धमकियां नहीं दिया करता। मैं आपको एक बात बताता हूं राकेश की, जो आपको जिस प्रकार से असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में जाकर के ये कहा था कि अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। इससे 2 बातें राकेश बिल्कुल साफ हो गई थी उस टाइम पर, कि पहली बात, भारत पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करने की कुव्वत रखता है, उसकी ताकत है उसके पास। दूसरा कि आप एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, जो व्यक्ति बात पे न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने का धमकी देता है, वो मुझे एक मिनट प्लीज, डिड आई टॉक? मीर साहब, मैंने आप जब बोल रहे थे, मीर साहब जब आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। आप भी सुनने की भी वो रखिए थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी सुनने की भी रखिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा की बात हो रही थी। आप लोग तो भारतीय चैनल पे आके भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा की बात आप ना करें। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पाकिस्तान का इकलौता हथियार बच गया है, ये भी याद रख लें आप। और जब आप बार बार कह रहे हैं कि हम ये कर देते, वो कर देते, 3 दिन में इंडिया गिरा दिया, वो 6 दिन हो गए, अफगानिस्तान पकड़ में नहीं आ रहा आपको, और आप कह रहे हो 3 दिन में आपने इंडिया गिरा दिया।
तो आपको मैं इतना बताता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, खौफ जब होता है तब इस प्रकार की बातें हुआ करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, और मैं एक चीज पे कमेंट करना चाहता हूं, किसी ने कहा कि मोसाद यहां आ जाएगा और वहां से वो कर देगा। मोसाद एक ऐसी ताकत है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो 4000 मील दूर जाकर के एंटीबे में रेड करके और वहां से अपने बंधकों को छुड़ा के ला सकता है। तो उसको आप सोचिए नहीं, वो ऑलरेडी उनको अगर करना होगा तो नहीं माथुर सर, वो तो जो कमेंट्री वहां पर चल रही है उस आधार पर मैंने उसको कोट कर दिया था। अब जहांगीर भाई आपके पास आता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इजराइल को खूब कोसा जा रहा है, लेकिन कोई अमेरिका का नाम क्यों नहीं ले रहा आपके यहां? कम से कम जनता तो फिर भी ले रही है, लेकिन आपके हुक्मरान, आपके जनरल कोई नाम नहीं ले रहा। अच्छा सर, वो आपने कामिल भाई से जो है सवाल किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा रिप्लाई देना चाहूंगा। देखें, इंडिया जो है बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है, कभी ईरान का, कभी इजराइल का, कभी फादर ऑफ दी इजराइल हो जाता है, कभी मदर ऑफ दी इजराइल हो जाता है। तो सुनिएगा कि चले हमारा तो कंप्रोमाइज करा दिया ट्रम्प ने, अब आप जो है थोड़ी सी ताकत दिखाएं और जहां इजराइल और ईरान का जो है कंप्रोमाइज करा दें सर, सालसी दिखा दें। और हम जो है, आपने दूसरा सवाल किया कि जो है पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है खाड़ी के देशों से जो है मुलाकात की है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत की है, और हम चाह रहे हैं कि सालसी हो जाए पाकिस्तान की और गल्फ कंट्रीज के बीच, ईरान की और गल्फ कंट्रीज के बीच में जो मामला चल रहे हैं, उसमें काफी सारी जो जाने जाया हो रही है मासूम लोगों की, बनिस्बत के वार जो है इजराइल और अमेरिका और ईरान की है, वहां पे जो है मासूम लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे फिलिपाइन के हों, उनका इस वार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बनिस्बत के यहाँ पे चले सीधा इजराइल और ईरान का चले तो बेहतर यही होगा। और पाकिस्तान की नहीं, मैं आपसे सवाल कुछ और पूछा, आप कहीं और पहुंच गए। जाना था जापान, चले गए अमेरिका, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि आपके हुक्मरान और जनरल्स जो हैं वो अमेरिका का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इजराइल का तो नाम ले रहे हैं, अमेरिका का क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छा सर सुनिएगा, क्योंकि कल वाली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं इन जनरल पूछ रहा हूं। मरियम शरीफ से एक रिपोर्टर ने 2 मिनट तक पूछा, जवाब ही नहीं दे पाई, नाम ही नहीं ले पाई कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर से नोबेल प्राइज दिलवाएंगे क्या। वो जवाब ये आ रहा है उस सवाल का कि भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि सवाल ये था भी नहीं। देखें, ये तो बच्चा जानता है कि जंग किसने छेड़ी है, ईरान पे किसने मुसल्लत की है, और अयतुल्लाह खुमैनी को किसने शहीद किया है। बेहतर यही है कि मरियम नवाज शायद रोजे में होगी तो उसका जो है ना एनर्जी साथ नहीं दे रही होगी, अच्छा। शायद अमेरिका का नाम भूल गई होगी, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अमेरिका ने ये जो है इलीगल अटैक किया है ईरान पे, जिसमें बच्चे 150 से ज्यादा बच्चियां जो है शहीद हुई हैं प्राइमरी स्कूल में, और 700 से ज्यादा जो लोग शहीद हुए। नहीं, आरजू यहाँ पर चार जो है, 4 अपने पैनल पर आप हैं, 3 ये और सरफराज भाई, मुझे लगता है कि चारों लोग रोजे से ही होंगे। लेकिन रोजे में मैं नहीं धर्म की बातों पर टिप्पणी करता हूं, लेकिन इतनी कमजोरी आ जाती है कि अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, पूरी दुनिया की बातचीत कर लेंगे। देखिए, अमेरिका का नाम कैसे लेंगे? अमेरिका से ही कह के तो सऊदी अरब से पैसा पकड़ते हैं, अमेरिका से कह के वर्ल्ड बैंक, IMF से पैसा हमें मिलता है। अब ये कह के आप क्या चाह रहे हैं कि हमें जो 2 रोटियां मिल रही हैं वो भी बंद हो जाएं? तो जाहिर है जब ये इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे और जगह जगह लोन्स और डोनेशंस मांगते फिरेंगे हमारे लीडर्स, और बड़ी बेशर्मी के साथ जाकर पैसा मांग रहे होते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि गल्फ कंट्री से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है जो भीख मांग रहे थे। तो भाई ये जो सूट और टाई लगा के जाते हैं ये भी तो भिखारी ही हैं, इनको क्यों गल्फ कंट्रीज बिठाती हैं या इनको क्यों नहीं निकाला जाता? जब तक ये हरकतें करते रहेंगे तो आपका ख्याल है कि अमेरिका का नाम ले सकेंगे? इस वक्त जो अमेरिकन कॉन्सुलेट से स्ट्रेट फायर किया गया पाकिस्तानियों के ऊपर, इनकी आवाज नहीं निकली, वरना इनको कहना चाहिए था कि हमारी जमीन से निकलो। उनका नहीं, आजू एक तस्वीर तो ये भी आई, आपने अच्छा जिक्र छेड़ा, मैं आ रहा हूं जहांगीर आपके पास। एक तस्वीर तो ये भी आई कि जो भीड़ वहां पर पहुंची हुई थी, उस भीड़ ने पहले अमेरिकन कॉन्सुलेट पर फायरिंग की है, ये तस्वीर सामने आई है, और उसके बाद उसका रिप्लाई वहां के मरीन कमांडोज ने दिया, और 1 दर्जन से ज्यादा लोग पाकिस्तान के मारे गए हैं। बिल्कुल लोग मारे गए हैं, और जाहिर है कि ये तो ये समझ रहे थे कि शायद कोई प्रोटेस्ट करेगा ही नहीं, और चाहते भी नहीं थे कि कोई प्रोटेस्ट करे ईरान के लिए, क्योंकि इन्हें अमेरिका को खुश करना है। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो इनसे पूछेंगे ना कि भाई तुम्हारी कंट्री में क्या हो रहा है, कि मेरी कॉन्सुलेट पे अटैक हो रहा है और मुझे बुरा भला कहा जा रहा है। तो इस वक्त जो कुछ लीडरशिप ने करना तो वो आम लोग कर रहे हैं। ठीक, बोलिए जहांगीर। कमजोरी इतनी है कि अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतनी ताकत भी है कि परमाणु बम की धमकी देंगे, इतनी ताकत भी है कि इधर उधर की बातचीत करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सुकून से सुनिएगा, जवाब सुकून से सुनिएगा। देखें सर, ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है
चाहे इंडिया की, इवन पाकिस्तान और इंडिया के हालात सही नहीं है, लेकिन कोई कानून पाकिस्तानी किसी भी अधिकारी को या किसी भी पाकिस्तान के बंदे को, सिविलियन को राइट नहीं देता कि इंडिया की एम्बेसी में जाएं बगैर इजाजत के। क्योंकि इंडिया हर किसी एम्बेसी की डिग्निटी होती है, ऐसे समझा जाता है कि वो उसी मुल्क की जो है स्टेट है। वहां पे ना, इवन दो इजराइल की अगर एम्बेसी है यूएई में, तो कोई भी अधिकारी या कोई भी बंदा बगैर परमिशन के, चाहे उनका प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उसको ये हक हासिल नहीं है बजाय। जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है, जो चीज की है, उनको भुगतना पड़ा है, और वो अमेरिका का कानून वहां पे लागू होता है, पाकिस्तान का नहीं होता। अच्छा, दूसरा सवाल आप सुन ले, देखें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है इस जंग में, सबसे ज्यादा इंडिया क्या हुआ है, क्योंकि चाबहार पोर्ट, अभी मैं देख रहा था कोई भाई, मैं आपसे पाकिस्तान का पूछ रहा हूं, आप इंडिया की चिंता किए जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अमेरिका का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं आ रहा हूं जनरल साहब आ रहा हूं। सरफराज जुड़ गए, चूंकि सरफराज भाई आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में। एक तर्क यहां पर दिया गया जहांगीर के द्वारा, और तर्क ये दिया गया कि मरियम नवाज ने इसलिए अमेरिका का नाम नहीं लिया क्योंकि रोजे से होंगी, कमजोरी हो गई होगी। पूरी दुनिया की बात कर लेंगे तब ताकत है, अमेरिका का नाम लेते कमजोरी आ जाती है। देखिए, अभी एक भाई साहब कह रहे थे, मैं उनका नाम तो खैर नहीं जानता, कि पाकिस्तान जो है वो छोटा भाई था, हिंदुस्तान बड़ा भाई था, बड़ा भाई है, और बड़ा भाई हमेशा ही रहेगा। नहीं, मैं तो एक बात कहता हूं सरफराज भाई, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर कुछ और चलता है, भाई भाई नहीं, हिंदुस्तान तो बाप है, तो बाप बेटे का रिश्ता है, ये भाई वाला रिश्ता कहां चलता है? मोदी साहब कहते हैं, देखिए इनका एजेंडा है, ये जानते हैं अच्छे से, इनके हुक्मरान जानते हैं, इनके नेता जानते हैं, और ये अब से नहीं, पहले से ही इनकी ये पॉलिसी रही है। लेकिन कोई बात नहीं, पहले भी जो सरकारें हमारी रही है उन्होंने जवाब दिया। अब तो हिंदुस्तान के दुनिया के ताकतवर नेता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिनके नाम से ही जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, वो वैसे ही डर जाते हैं। और चूंकि पाकिस्तान जैसे ही मोदी साहब का नाम सुनते, भारत का नाम सुनते, तो हालत खराब हो जाती है। इनसे अफगानिस्तान तो संभल नहीं रहा है, ये हिंदुस्तान को क्या संभालेंगे? भाई पहले अफगानिस्तान को संभाल लीजिए, बलूचिस्तान को संभाल लीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान। सरफराज भाई, हम संभाल रहे हैं, बड़े सुकून से हम संभाल रहे हैं, उनको बड़े सुकून से संभाल रहे हैं, और आपको भी बड़े सुकून से संभाला, इतना संभाला कि आपके तैयारे उड़ नहीं पाते, आपके पायलट डर के मारे ऐसे भाई। अब माथुर सर आपको लाता हूं, हमारे कैरों को उड़ने की जरूरत इतनी है कि बस अपनी सीमा में ऊपर चले जाएं, वहीं से राफेल जहां चाहे पाकिस्तान में ठोक देगा, तो नहीं उधर की बातचीत है। माथुर सर, राकेश, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगा। इन लोगों को यह भी पता होना चाहिए, अब ईरान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था 12 जून 2025 को, उस दिन भी असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के लैब में बैठे हुए थे अमेरिका में, जब ये हमला हुआ है। और 6 दिन जब आपके पड़ोस में लड़ाई चल रही है, उसके बाद 6 दिन जाकर के एक देश का सेनाध्यक्ष दूसरे देश में जाकर के बैठ जाता है, एक होटल में रहता 6 दिन। ये बात इनको समझने की है। जहां तक सवाल एयरफोर्स, अफगानिस्तान के पास ना एडी है, ना एयरफोर्स है, ना कोई वर्थवाइल फोर्स है, बावजूद उसके ये लोग उनको पिछले 5 दिन से कुछ नहीं कर पाए हैं, और ये कहते हैं कि हमने 3 दिन में भारत का ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे जो जहाज थे वो कहां थे, ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है पूरी दुनिया में। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद राकेश, एक मिनट, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद राकेश, जो असेसमेंट किया गया है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर में परफॉर्मेंस की वजह से भारत की सेना को और भारत की एयरफोर्स को चीन से भी ऊपर ला करके रखा गया है। ये बात इनको समझ में आने की आवश्यकता है। और फिलहाल आप इस बात को छोड़ें कि आप भारत के साथ क्या कर सकते हैं। 2 जनरेशन पहले ये भी भारतीय थे, 2 जनरेशन ऊपर जाके चेक कर लेंगे तो पता पड़ेगा ये कौन थे। तो भारत को क्या है क्या नहीं है ये सब जानते हैं। ठीक है, मेजर नदीम, मैं आता हूं जहांगीर आपके पास। मेजर नदीम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अमेरिका गुनहगार है या नहीं, या सिर्फ अकेले इजराइल गुनहगार? बिल्कुल गुनहगार है। वी स्ट्रांगली कंडेम। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने आज भी कंडेम किया है कि जो भी सुपर पावर्स ये इस तरह की जो एग्रेशन, जो भी नहीं भाई, अमेरिका का नाम लेकर जो भी क्या होता है, जी नहीं, जो भी क्या होता है, मैं आपके सामने अमेरिका ने जिस तरह ईरान पे अटैक किया है उसको हम कंडेम करते हैं। ये ईरान की सोवरेनिटी और एक मुल्क की आज़ादी के खिलाफ है। अच्छा। और जिस तरह से उन्होंने वहां पे बगैर किसी वजह की बमबारी की है, ये भी। दूसरी बात ये है कि 3 जनरेशन पहले हम आपके दादा थे। ये जनरल साहब का बता दें कि अब आप दादागिरी बन गए, वो अलग बात है। और आपने मुझे परमाणु बम की तो बात की हुई है,
2 जनरेशन के बजाय 3 जनरेशन पीछे चले जाएं तो हम दादा थे और अब दादागिर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये परमाणु बम की आपने मुझे तो इजाजत दी है। तो बात वही है कि आपका सर जनरल साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप बोल रहे हैं, आप सीनियर है, मैं रुक जाता हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये परमाणु बम को क्यों बीच में लाना डिबेट के भाई? बिल्कुल बिल्कुल क्यों लेकर आना? मैं तो नहीं लेकर आ रहा हूं, पहले कामिल मीर लेकर आए, फिर नदीम आप लेकर आ गए। ओके ओके ओके, मैं भी नहीं लाता, ठीक है, जनरल साहब ने कह दिया, मैं यहाँ रुक जाऊंगा। देखिए बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि पाकिस्तान का हमेशा मैंने बताया। अच्छा एक बात मेजर नदीम एक बात बताइए, आपने कहा कि अमेरिका इजराइल ने ईरान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, मैं कह रहा हूं ईरान ने कतर, कुवैत, सऊदी, दुबई, इन सब की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया या नहीं? देखिए ये गलत है और ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान ने लेकिन ये पॉइंट ऑफ स्टैंड लिया है कि वो उन्होंने वहां पे यूएस बेस को अटैक किया है और बैलिस्टिक मिसाइल है वो थोड़े से इतने एक्यूरेट नहीं होते, अच्छा? इसलिए वो दाएं बाएं भी गिर गया है। अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने तो आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया। यू कांट टॉक लाइक दिस प्लीज। माथुर सर, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल क्या उड़ती पतंग है क्या? आज इसके छत पर गिरी, कल उसके छत पर गिरी, परसों किसी और के छत पर जाकर गिर गई। एक बात बता देता हूं कि जिस प्रकार से जो और इसीलिए आपके मुल्क में ये हाल है, इसीलिए आप हर बार आप लोग पिटते हैं मेजर नदीम, इसीलिए आप लोग हर बार पिटते हैं। ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल रखेंगे कि आज किसी और की छत पर, परसों किसी और की छत पर। माथुर सर एक आपकी टिप्पणी फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला हो रहा है, दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हमला हो रहा है, ये हमले अमेरिकी बेसिस पर नहीं है, ये तमाम हमले ईरान ने इस वजह से कर रहे हैं कि ताकि एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया जाए और अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाए ताकि वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को रोकने के लिए बाध्य हो जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जो सॉवरेनिटी ईरान ने भी करी है, मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि ईरान के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन जो ईरान ने किया वो भी गलत है। अगर आपको इजराइल से लड़ना है तो इजराइल से लड़िए, आपको अमेरिका से लड़ना है अमेरिका से लड़िए। अमेरिका का पूरा 2-2 फ्लीट्स वहां पे खड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमले करिए। आपके पास बहुत सारी नेवी है, बहुत सारे IRGC के वो हैं। तो ये बात नहीं है, ये अपने को साधने के लिए इन्होंने ऐसे देशों पे हमला किया जैसे कि आप अफगानिस्तान। अच्छा मेजर नदीम, एक सिचुएशनल सवाल आपसे करता हूं। अगर मान लीजिए ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर या गल्फ वॉर में कन्वर्ट होता है, अगर गल्फ वॉर में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, जो हालात लग रहे हैं कम से कम, और जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो मिलकर ईरान पर अटैक कर देती हैं, क्योंकि कतर और सऊदी की ओर से ऐसे संकेत दिए जा चुके हैं, कतर ने तो खुलकर कह दिया है कि नहीं रुकोगे और हम पर हमले करोगे तो हम भाई ठोकेंगे। तो पाकिस्तान क्या अपने पैक्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि पहली बात तो ये कि ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप होने नहीं जा रहा। क्यों नहीं लड़ेगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। आप धोखेबाज हैं। महीने में ये जंग खत्म हो जानी है। इसका मतलब आप चीटर हैं। नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पे ये सिनेरियो होना ही नहीं वाला। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हो जाता है तो नहीं है हाँ वर्ल्ड, तो भाई वो प्रिंस, अब मैं 2 टिप्पणियां लूंगा यहाँ पर, ठीक है? जो छोटा भाई अटैक किया हुआ है, हाँ छोटा भाई अटैक किया हुआ है, सरफराज मुनीर ने तो जाकर वहां पर बड़ी डील की थी। मैं इस पर आरजू से भी बैक टू बैक टिप्पणी लूंगा कि भाई तुम पर हमला मतलब हम पर हमला। अब तुम जाकर ईरान पर हमला करोगे तो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े होंगे, तो कहीं वो प्रिंस ये ना कहे कि फिर कान पकड़ कर जाओ बाहर। सिनेरियो ही गलत है। देखिए पाकिस्तान को तो आसिफ मुनीर में और गड्ढे में डाल दिया है। आसिफ मुनीर जिस तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आरजू भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, हालांकि बाकी जो है उनकी मजबूरी होगी नहीं बता सकते। आसिफ मुनीर ने तो पाकिस्तान को और गड्ढे में डाल दिया है और उसको गत में ले गया है, गलत गलत इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से भारत के आगे झुका रहता है, गीदड़ भपकी देता है, जब पिट जाता है तो बैठ जाता है। ये तो पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा शुरू से रहा है और ये सबने देखा है। आपका तो चेहरा रहा है। ये तो कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कब क्या कहा कब क्या कहा, वो तो पीस दिखा के भागने में माहिर है। हमने ही आसिफ मुनीर साहब ने उजाड़ा आपकी मांग का सिंदूर, ठीक है ना? अगली दफा तो आपकी। अरे भाई साहब क्या हाल किया है? आसिफ मुनीर खुद अपनी जान बचाते घूम रहा था। भाई साहब कौन सी दुनिया में आप? अरे आप तो खुद डिफेंस में रहे हैं, आप तो खुद वहां की सरकार वहां रहे हैं, सोचिए उसका क्या हाल था। नॉट यू, एवरीबॉडी एल्स इज ओके, नॉट माथुर साहब फिर ना आसिफ मुनीर की हालत क्या थी सबको मालूम है भाई साहब। बाल ही उड़ा देंगे। आप ऐसे ही बात उड़ाते रहिए। आरजू कैसा मुल्क है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे सोचने का अलग तरीका, लेकिन यहां पर 4 लोग आपको लेकर पाकिस्तानी हैं। मतलब हम डील करेंगे लेकिन डील में अपने हिसाब से कहेंगे तुम ईरान से लड़ोगे तो तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, जो मेजर नदीम ने कह दिया। कह रहे हैं कि ये सीन आएगा नहीं, हम भी नहीं कह रहे कि सीन आए।
मैं नहीं चाहता हूं दुनिया में कहीं जंग हो, गल्फ वॉर हो जाए, एक नए सिरे से जंग शुरू हो जाए, लेकिन पैक्ट के मुताबिक अगर शुरू हो गया, सब ईरान से मिलकर लड़ने लगे, तो कायदे से पाकिस्तान को लड़ना चाहिए। मुनीर को जाकर कहना चाहिए, देखो मैं फील्ड मार्शल, मैं तुम्हारी ईरान से रक्षा करूंगा, लेकिन कह रहे हैं भाग जाएंगे। तो देखा जाएगा ना, जब नहीं देखिए कहाँ कहाँ लड़ेंगे। यहाँ तो मुझे वो शोले का सीन याद आ रहा है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। मुझे लग रहा है वो होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ आप लोग भी शुरू हो जाते हैं। हर थोड़ी देर बाद सरफराज भी कहते जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की बार बार याद दिला रहे हैं। तो आप लोग इधर से आप लोग तो शुरू हो जाएगा। मोदी जी से कहे थोड़ा आराम से बैठे, जरा हम इधर से निपट ले, फिर आपको देखेंगे। तो इधर दूसरी तरफ ईरान भी अगर नाराज हो गया, आपने अगर ईरान के कान में भी ये बात डाल दी कि हम सऊदीया के साथ देने जा रहे हैं, तो यकीनन हम तो चारों तरफ से गिर जाएंगे। नहीं तो नहीं, सबसे एक तो खबर पहले आई, अपने बचने की पता नहीं फिक्र वो करनी खबर चाहिए। कितनी सच्ची है या झूठी है, लेकिन सोशल मीडिया पर चली। मैं तो ऐसे कोट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत कंफर्म मेरे पास जानकारी नहीं है। और वो खबर ये है कि ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी हम जांच करेंगे। और नहीं, अगर कोई सही ये गलत है। जहांगीर, मैं भी कह रहा हूं कि मुझे इस झूठ है खबर की पुष्टता की जानकारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह खबर सच है कि झूठ है, मैं इस पर नहीं कह रहा हूं। मैंने तो कहा कि सोशल मीडिया पर चली है ऐसी खबर, सच है या झूठी है मैं नहीं जानता। गलत है। नहीं मुझे नहीं लगता कि ये खबर सच्ची है। हाँ, मैं बता देता हूं, गलत है। इतना बड़ा रिस्क पाकिस्तान लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अफगानिस्तान हो या ईरान हो, ये कंट्रीज जिस तरह से पाकिस्तान के साथ डील करती हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह का कोई गलती दोबारा दोहराएंगे जो हमने पहले अफगानिस्तान के लिए 20 साल दोहराई थी। आप जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया था, मुझे नहीं लगता कि अब नहीं दोबारा वो आरजू, गलती लेकिन की एक बात आपने नोटिस किया, माथुर सर या सरफराज, आपने एक बात नोटिस किया, जैसे मैंने कहा कि ये खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, मेजर नदीम तुरंत कूद पड़े, ना ये गलती है। पता चला ईरान कहां फेंक रहा है, एक आकर पाकिस्तान पर ही ना गिर जाए। भाई तो बच के रहो भाई। नदीम साहब की मजबूरी है, क्योंकि नदीम साहब पाकिस्तान में रहते हैं, उनको पेंशन भी लेनी है, उनको पता है कि अगर मैं ये बात नहीं करूंगा तो और हालत खराब हो जाएगी। रही बात आरजू की, चूंकि आरजू सुलझी समझदार पत्रकार हैं, उनको तो हिंदुस्तान में, दुबई में कहीं भी जगह मिल जाएगी। नदीम साहब को तो कहीं भी जगह नहीं मिलने की है। नदीम साहब तो बेचारे जब तक उनकी बात, हमारी फिगर छोड़े। कामिल वीर बहुत देर से आपने, आखिरी का समय है भाई, अपनी पड़ेगी, चूंकि ये मेजर नदीम का डर आपको लगा या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लगा या फिर ये लग रहा है एक और चर्चा चल रही है, मैं छेड़ ही देता हूं वो भी। हाँ बोलिए सरफराज अपनी बात बोलिए। राकेश भाई एक सेकंड। नदीम साहब सुनिए, हमारा ईमान इतना मजबूत है, इतना मजबूत पाकिस्तान का नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित पूरी दुनिया में है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आसिफ मुनीर को भी बता दीजिएगा, शहबाज शरीफ को बता दीजिएगा। ठीक है कामिल वीर, आप किसकी नजर में अच्छे बनेंगे? ईरान की नजर में पता नहीं बनेंगे, अफगानिस्तान की नजर में बन नहीं पा रहे हैं, अमेरिका की नजर में बड़ी दुधारी तलवार है। कामिल मीर आखिरी 31 सेकंड आपके हैं। जी मैं आपको बताता हूं, अभी ईरान ने यूएन के अंदर 3 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिसमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। और राकेश, मेरे ख्याल से आप सिर्फ इंडियन चैनल ही देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी फॉलो किया करें। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये पार्लियामेंट के अंदर Like, share and subscribe to ET Now Swadesh.